Assalamu alaikum. This is Professor Salman Shah, and today we are teaching how you can learn English very well. इंग्लिश को हम किस तरीके से सीख सकते हैं, इंग्लिश क्या चीज़ है और किस तरीके से हम इसको सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये है हमारा बेसिक टॉपिक आज का। असल में होता ये है कि हर आदमी इंग्लिश डिपार्टमेंट के अलावा जिसने इंग्लिश की डिग्री की है तो उसने तो इंग्लिश ही पढ़ी है ज़्यादा। तो हमने देखा है कि बेसिकली पाकिस्तान में 90% लोग जो है इंग्लिश से भागते हैं, शुरू से भागते आ रहे हैं। प्राइमरी से मिडल से मैट्रिक से आगे, जब भी आगे इंटर लेते हैं, इंट्री करते हैं इंटर में या बैचलर में आते हैं, मास्टर डिग्री भी करते हैं, तो फिर भी उनको इंग्लिश सही तरीके से नहीं आती। इंग्लिश आने की वजूहत क्या है? पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पीपल कैन गेट नॉलेज थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। क्या होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? इसका मतलब ये होता है कि लोग जो है वो सीखते हैं लेकिन लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते। उनकी स्पीकिंग पावर नहीं होती, राइटिंग पावर होती है। हम जब किसी को कहते हैं कि यार ये याद कर लो, वो याद करके लिख सकता है लेकिन बोल नहीं सकता, उतनी फ्लूटली बोल नहीं सकता। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इंग्लिश जब हम किसी से बोलने की कोशिश करते हैं तो अगला बंदा जो है उसको इंग्लिश नहीं आती, या हमारे साथ कोई बोलने की कोशिश करता है, हम नहीं बोल पाते। वजह क्या है कि हमने नेटिव से इंग्लिश में ट्रांसलेट उसको करना है। क्या करना है? जब हम किसी को बोलने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, पहले हम सोचते हैं उसको उर्दू में कि मिसाल के तौर पे वो जाता है, पहले हम उर्दू में सोचेंगे वो जाता है। जाना की इंग्लिश क्या है? गो। है की इंग्लिश क्या है? इज़। वो की इंग्लिश क्या आ गई? ही। लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी। ये चीज़ें हमको बहुत परेशान करती हैं, जिस वजह से हम पहले सोचते हैं, फिर अड़ के बोलते हैं, हम रुक के बोलते हैं। यही मेन प्रॉब्लम है इंग्लिश सीखने की, जिस वजह से हम इंग्लिश सीख नहीं पाते। तो इसकी मेन वजह ये है, देखो मेरे भाई, कि इंग्लिश से भागो मत। अगर इंग्लिश से हम भागेंगे ना तो हमको अगर कुछ बनना है तो इंग्लिश से भागना नहीं है, इसको सीखना है। ये भी एक ज़ुबान है, एक लैंग्वेज है यार। जिस तरीके से देखो, हम देखते हैं हमारी ज़ुबान है उर्दू है, उर्दू में हम बात करते हैं, हमारी लैंग्वेज है उर्दू हमको शुरू से आती है, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस में हमने सीख लिया, या जैसे भी हम सीख लेते हैं। यहाँ तक कि कोई अनपढ़ बंदा जो है वो भी सीख लेता है, क्योंकि एक माहौल मिल जाता है ना उसको। हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में, अमेरिका कनाडा जैसे भी है, बड़ी कंट्रियाँ हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसको माहौल मिलता है, वो माहौल में ढल के इंग्लिश बोलने लग जाता है, छोटा सा बच्चा। लेकिन अगर वो यहाँ पाकिस्तान में आ जाएगा, ठीक है, बड़ा होके आ जाता है, 10 साल का होके आ जाता है, उसको उर्दू और ये पंजाबी सीखने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको भी प्रॉब्लम होगी। ज़ुबान कोई भी हो, उसको सीखना मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो मैं ये बोल रहा था कि इसको नामुमकिन कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं होती। देखो, इंसान कुछ भी कर सकता है, इंसान को खुदा ने अशरफुल मखलूक़ात में से एक बनाया, ठीक है। तो दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है मेरा भाई। अभी टॉपिक हमारा क्या था कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज कोई भी होती है, उसको समझने के लिए थोड़ा वक्त तो लग जाता है, लेकिन समझ आ जाती है। कोशिश ये करो कि कोई भी चीज़ को रट्टे के साथ मत सीखो, उसकी गहराई में समझने की कोशिश करो। जो चीज़ दिल से सीखी जाती है हमेशा वही इंसान को आती है। होता ये है कि प्राइमरी हिस्से में आता है आदमी, इंग्लिश मुश्किल लगती है, वो छोड़ता जाता है, मिडल में बिरते लगा के निकल जाता है, ठीक है। 8वीं तक तो वैसे पास कर देते हैं, 9 10 में आगे सप्ली आ जाती है तो रट्टा लगा के या नकल मार के, जैसे भी होता है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश को फिर भी भागता जाता है। इंटर में जब आता है, ठीक है, अगर FSC तो वो कर ही नहीं पाएगा, अगर करता भी है तो फेल हो जाता है या कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है। FSC इंजीनियरिंग या मेडिकल करने के लिए शुरू से बेस से इंग्लिश उसको सीखना पड़ेगा। जिस जगह से इंसान कोशिश शुरू कर लेता है वहीं से उसकी कामयाबी होना शुरू हो जाती है। ये नहीं है कि अभी आप मैट्रिक तक इंग्लिश आपने नहीं सही तरीके से पढ़ी, आगे भी आप पढ़ नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। जहाँ से मेहनत करना शुरू कर दोगे वहीं से कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, ये बात मेरी जहन में रखनी है आपने। और दूसरे नंबर पे होता क्या है कि हमको माहौल इंग्लिश का सही नहीं मिलता, अक्सर का टीचर अच्छे नहीं मिलते। अक्सर ये होता है हमको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, हम उसको छोड़ने लग जाते हैं। जब छोड़ने लग जाते हैं तो इंग्लिश भी हमारे हाथ से निकल जाती है। हम रटे लगा लोगे पास हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन रटे लगा के पास तो हो गए, नॉलेज कहाँ से आएगा आपके पास? मेन चीज़ नॉलेज की है। नॉलेज जब आएगा आपके पास, इंग्लिश को सीखेंगे तो कल कंपटीशन का
कोई भी कंपटीशन का आप पेपर देने के लिए जाएंगे, मुकाबले का इम्तिहान देने के लिए जाएंगे, कंट्रीज आते हैं, अप्लाई करते हैं, वहाँ पे क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। फिर क्या करेंगे? उस वक्त भी आपको फिर इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसमें पास भी हो जाते हैं, इंटरव्यू भी आजकल इंग्लिश में लेते हैं। इंग्लिश आपकी बेसिक जो है वो स्पीकिंग पावर आपकी बेहतर होनी चाहिए। होता क्या, 4 होते हैं मेन स्किल्स कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। एक क्या होता है? लिसनिंग स्किल्स, सुनने की ताकत। स्पीकिंग स्किल्स, बोलने की जो क्वालिटीज़ हैं इंसान की। राइटिंग स्किल यानी लिखने की महारत। और रीडिंग स्किल्स, पढ़ने की महारत। हमारे पाकिस्तान में रीडिंग और राइटिंग ये 2 चीज़ें तो अच्छी हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग ये अच्छी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वो होता है जिसमें हम कोई भी चीज़ को इंग्लिश में जब हम बोलने की कोशिश करते हैं, पहले अपनी ज़ुबान में सोचते हैं उसको। मिसाल के तौर पे पंखा है, अब पंखे को मैं सोचूंगा कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, हमने रट्टा लगाया हुआ, इंग्लिश में इसको फ़ैन कहते हैं। हमने डायरेक्टली जब जन्म लिया या पैदा हुए हमने, उसके बाद जब बड़े होने शुरू हो गए हमने इसको पंखा ही पहले अपने माइंड में पंखा ही सेट किया है इसको, क्योंकि हमारी ज़ुबान में पंखा कहते हैं उर्दू में, ठीक है। तो उसको फिर जब हम सीखते हैं इंग्लिश में तो फिर याद करते कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ़ैन। फिर जब हम बोलने की कोशिश करते हैं, कोई छोटा सा फिक्र बोलने की कोशिश करते हैं, तो पहले उर्दू में सोचते हैं उसको अपने दिमाग में, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसलेट करते हैं। तो प्रॉब्लम यही आ जाती है। आपको चाहिए कि डायरेक्ट मेथड अपनाओ, डायरेक्ट मेथड। एक माहौल क्रिएट करो। यहाँ पे माहौल नहीं है, माहौल क्रिएट करो। 2-3 दोस्त बैठ जाएं आपस में 1-2 घंटा, एक दूसरे के साथ बोलते रहो। टूटी फूटी जैसी भी आएगी बोलने की कोशिश करो। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से बोल पाओगे। लेकिन किन चीज़ों पे अमल करना पड़ेगा? चंद चीज़ों पे अमल करना पड़ेगा। देखो इंग्लिश क्या चीज़ है, अभी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अपना फोकस। हमारा टॉपिक था इंग्लिश। अभी हम इंग्लिश पे फोकस करेंगे, इंग्लिश क्या है, ठीक है। इंग्लिश सीखने से पहले आपको बता दूं कि कुछ 100-200 साल पहले इंग्लिश इतनी मकबूल नहीं थी। आजकल बहुत मकबूल है, क्योंकि इंग्लिश कंट्रीज ज़्यादा तरक्की कर चुकी हैं, प्रोग्रेस कर चुकी हैं। इस वजह से हमको इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल करनी पड़ रही है, सीखनी पड़ रही है, मजबूरी है। आने वाला दौर हमको बता रहा है कि अगर चाइना ज़्यादा तरक्की कर गया तो चाइनीज़ भी हमको सीखनी पड़ेगी। अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो दुनिया में इंग्लिश है, कि कहीं भी दूसरी कंट्री में हम जाते हैं तो इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि बैनुल-अक़वामी ज़ुबान इंग्लिश है, ठीक है। इस वजह से इंग्लिश मकबूल है। पहले लातीनी थी, यूनानी थी, कुछ ऐसा दौर था, फारसी थी, लेकिन अब जो है वो इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको सीखना। देखो इंग्लिश में कई तरह की होती है। मिसाल के तौर पे अक्सर हम धोखा खा जाते हैं ऐसे। अमेरिकन, हमारे यहाँ पे अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो ज़्यादा चलती है, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश। मिसाल के तौर पे इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन आम आदमी को समझ में नहीं आती। जैसे मिसाल के तौर पे अमेरिका में जैसे वांट का मतलब होता है चाहना, ठीक है, और यहाँ पे अमेरिकन में आता है वाना। दोनों का मतलब एक ही है, सेम है। जैसे हम देखते हैं फ़ोन, ये ब्रिटिश में फ़ोन की स्पेलिंग FPHONE फ़ोन, और अमेरिकन इंग्लिश में FONE फ़ोन होता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे सिविलाइज, महजब, यहाँ पे क्या होगा Z। ये डिफरेंस है थोड़ा अमेरिकन और ब्रिटिश में। यू फोन, जैसे सिम कार्ड यू फोन, उसके साथ ये यू फोन ये लगा होता है फ़ोन, तो यू फोन, ये फ़ोन भी वही है, सेम है चीज़, ठीक है, इसमें फ़र्क नहीं है। अमेरिकन इंग्लिश में जैसे कलर COLOR कलर, और ब्रिटिश में COLOUR। ये दोनों ठीक हैं, गलत नहीं है, दोनों ठीक हैं। लेकिन ये दोनों में क्या है डिफरेंस है, अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश में इंग्लिश में ये डिफरेंस है। इसका डिफरेंस समझ लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज वही है, लेकिन उसमें डिफरेंस जो है, हमारे कंट्री में पाकिस्तान में अमेरिकन और ब्रिटिश ज़्यादा चल रही है इंग्लिश। इस वजह से थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपको बताना चाहूँ। अक्सर बार हम देखते हैं कि इसमें देखते हैं हम पर स्पेलिंग की गलती होगी, लेकिन उस स्पेलिंग की गलती नहीं होती, वो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंस होता है। तो देखिए कि इंग्लिश का ये प्रॉब्लम है। एक देखिए
कि इसका प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ जो अंग्रेज़ ने हमको बता दिया ना कि इस तरीके से हमने बोलना है, वही बोलना पड़ेगा, अपनी तरफ से हम नहीं बोल सकते। ये एक मेन प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो कि लगता ही है कि ये कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन हमको पढ़ना कुछ किसी और तरीके से पड़ता है। मिसाल के तौर पे ये बात अपनी ज़हन में रखनी है। देखो, जैसे कि BED क्या होता है? BED बेड, बेड मैंने बिस्तर। अभी एक बात और आ रही है इसमें, देखो DOUBT, ये क्या बन गया? देखने में ये लगता है डप्ट, लेकिन ये डप्ट नहीं है, असल में ये डाउट है, डप्ट नहीं है। इसमें बी जो है वो कहते हैं कि साइलेंट है, बी जो है इसमें साइलेंट है। हमको कैसे पता चलेगा ये साइलेंट है बी? क्योंकि हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन को पढ़ा है, प्रोनाउंसिएशन यानी इसके तलफ़ुज़ को पढ़ा है तो हमको मालूम पड़ा कि ये डप्ट नहीं है, डाउट है। डप्ट नहीं है, डाउट है। लेकिन यही मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो इंग्लिश अंग्रेज़ ने हमको बता दिया, जो उसने बता दिया ब्रिटिश ने या अमेरिकन ने, जो हमको बता दिया कि इंग्लिश का ये वर्ड है, इसको इस तरीके से पढ़ना, उसी तरीके से ही हमको पढ़ना पड़ेगा। चाहे उसमें कुछ भी स्पेलिंग हो, कुछ भी हो, उसमें उसको बोलते हैं कि ये साइलेंट है इसमें, ठीक है। यही प्रॉब्लम एक बात आती है कि रट्टा, जिसको हम बोलते हैं, पंजाबी ज़ुबान में या उर्दू ज़ुबान में बोलते हैं रट्टा लगा लिया जी हमने। इंग्लिश में कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको रट्टा लगाना पड़ेगा, जिसका कोई हल नहीं, कोई रूल नहीं। अभी रूल के मुताबिक तो ये डप्ट बनता है, डाउट नहीं बनता, ठीक है। 20 में साइलेंट आ रहा है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी देखो एस से शुरू होना चाहिए, लेकिन वो पी से शुरू होता है। साइकोलॉजी पी से शुरू हो रहा है, पी से क्यों हो रहा है? इसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये अंग्रेज ने पी से शुरू किया साइकोलॉजी को, तो साइकोलॉजी पी से ही होगा। जेलोएड, जैसे एक वर्ड है जेलोएड, जेलो, इसमें देखो एक्स से शुरू किया हुआ इसने, इसमें प्रोनाउंसिएशन कहाँ से आ गया? यानी ये तो समझ में बात नहीं आ रही। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंग्लिश है 40% तक इसमें रट्टे वाली चीज़ है, रट्टा लगाना पड़ता है, जिस वजह से आदमी का दिल टूट जाता है कि यार ये क्या है, ये कैसे है। इसी तरीके से इंग्लिश में ये चीज़ें भी अपने ज़हन में रखो कि इसमें अंग्रेज़ ने अगर ऐसे बना दिया तो वैसे ही है। जैसे हम कहते हैं मिसाल के तौर पे अपनी लैंग्वेज में, हम अपने मिसाल के तौर पे हम डैडी इंग्लिश में हैं, उर्दू में उसको बाप भी बोलते हैं, अब्बू भी बोलते हैं, उसको पिताजी भी बोलते हैं, उसको हम अपना पंजाबी में हम कहते हैं अब्बू भी बोल देते हैं। यही बात सोचो। इसी तरीके से इंग्लिश जो है वो एक लफ्ज़ का मोहताज भी नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको मैं बता दूं, ये देखो ज़रा, पहले नंबर पे तो आपको ये समझाया मैंने कि इंग्लिश में जो चीज़ अंग्रेज ने हमको बता दी है उसी तरीके से तलफ़ुज़ होगा। अभी इंग्लिश का एक मतलब का मतलब एक नहीं होता। मिसाल के तौर पे जैसे कि बैंक, अभी बैंक लफ्ज़ है, हमारे ज़हन में फ़ौरन आ जाता है कि बैंक जिसमें हम पैसा जमा करते हैं। बैंक का मानी होता है जमाशुदा चीज़, जमाशुदा चीज़। अभी बैंक का मानी किनारा भी होता है, बैंक का मानी किनारा भी होता है। जैसे बैंक का मानी जमाशुदा चीज़ भी होती है। पावर बैंक, जैसे हम कहते हैं पावर बैंक, इसमें पावर साथ में लगा देंगे, पावर BANK, यानी कि एनर्जी को जमा करने वाली चीज़। पावर बैंक जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं। आम बैंक होगा तो उसका मतलब हम समझते हैं, लिखा है बैंक, यानी HBL बैंक, कोई भी बैंक, हबीब बैंक। बैंक का मानी होता है जमाशुदा चीज़। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक का मतलब बैंक ही है। किनारे का, जैसे कि रिवर बैंक एक लफ्ज़ है, रिवर बैंक। अभी आम आदमी को समझेगा कि रिवर बैंक का मतलब रिवर बैंक का नाम भी हो सकता है जिसमें पैसे जमा करते हैं। रिवर का मैंने इसे दरिया होता है, दरिया। अभी दरिया, अभी यहाँ पे दरिया के साथ ये बैंक जो आ रहा है इसका मतलब किनारा आ रहा है, किनारा। कार्नर जिसको बोलते हैं, कार्नर, कार्नर यानी किनारा। ये बात समझ में आई आपके कि एक लफ्ज़ का मतलब एक ही नहीं होता। जैसे प्रेग्नेंट, एक लफ्ज़ है प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट का मतलब हम क्या लेते हैं कि ऐसी औरत जिसको कोई
बच्चा या बच्ची होने वाला हो उसको प्रेग्नेंट बोलते हैं, ठीक है। हामला, हामला। लेकिन प्रेग्नेंट का मैंने उभरा हुआ भी होता है, उभरा हुआ, उभरी हुई कोई चीज, उभरा हुआ किनारा। अभी प्रेग्नेंट बैंक में यहाँ पर लिखता हूँ मिसाल के तौर पे, ये देखिए प्रेग्नेंट बैंक, इसका मैंने ये है कि उभरा हुआ किनारा। अभी देखो समझ में बात आ रही है। ये प्रेग्नेंट बैंक इस यहाँ पे जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है, उभरा हुआ किनारा। बैंक का मैंने यहाँ पे किनारा आ रहा है और प्रेग्नेंट का मैंने उभरा हुआ आ रहा है। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक लफ्ज का मोहताज नहीं हो जाना, लकीर का फकीर नहीं बन जाना कि एक लफ्ज है उसका मतलब ये एक ही है, ये गलत बात है। इसकी मिसाल एक मैं आपको और दे रहा हूँ, आप जरा ध्यान कीजिए मेरी तरफ। अभी कुछ ऐसी बातें होती हैं कि इंग्लिश का एक वर्ड होता है उसका मीनिंग एक ही होता है लेकिन उसकी स्टाइल मुख्तलिफ होते हैं। स्टाइल, मिसाल के तौर पे एक सिंपल लफ्ज है देखना। देखना की इंग्लिश क्या है, सी। सी का मैंने देखना होता है, ठीक है। अभी देखो वॉच, वॉच का मतलब भी देखना है। लुक, इसका मतलब भी देखना है, ठीक है। गेज, इसका मैंने भी देखना है। स्टायर, इसका मैंने भी देखना है। आगे देखो बी होल्ड, इसका मतलब भी देखना है। पिप, इसका मतलब भी देखना है। इन सब का मतलब अभी देखना ही आ गया। फर्क क्या है, ये देखना है आम देखना, किसी को ऐसे देख लिया। वाच के मैंने, असल में वाच लफ्ज जो निकला है ना, वाच के मैंने देखो अभी यहाँ पे देखना भी मतलब है, इसका मैंने घड़ी भी होता है। वाच हाथ में पहनने वाली घड़ी है, कोई भी घड़ी। रेस्ट वॉच यानी हाथ में पहनने वाली घड़ी। वॉच के मैंने देखना भी है, वॉच के मैंने घड़ी भी है। वॉच से आगे भी देखो, वॉच से आगे क्या बन जाएगा, वॉचमैन यानी कि निगरानी करने वाला आदमी, जिसको चौकीदार बोलते हैं। चौकीदार। अभी देखो वॉच के मैंने देखना है, वॉच के मैंने घड़ी भी है, वॉच से आगे उसमें मैन लगा दिया, चौकीदार बन गया। यहां देखना यह है कि उसको इस तरीके से देखना कि उसके अंदर कोई मशकूकपन, कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये आदमी ठीक है या गलत है। इस तरीके से देखना। वॉच, वॉच करो, जैसे पुलिस वाले कहते हैं इसको वॉच करो, यानी इसको देखो, इसके अंदर कोई खामी तो नहीं, ये कोई मुजरम तो नहीं। इस तरीके से देखना जो है, वो लफ्ज जो है देखने में वॉच लगेगा, सी नहीं लगेगा। इसको देखो, इसको वॉच करो, ठीक है। लुक, लुक का मैंने होता है देखना, सर से पांव तक देखना कि वो किस तरीके का लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। लुक का मतलब जो है वो भी देखना है, सर से पांव तक देखना, अच्छा लगता है या बुरा लगता है। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, यानी मैं कैसे लग रहा हूँ। अक्सर लोग अपनी तारीफ करवाने के लिए कहते हैं लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, यानी मुझे देखो मैं अच्छा लग रहा हूँ या बुरा लग रहा हूँ। लुक का मैंने भी देखना ही है। आगे आता है गेज। गेज का मैंने होता है घूर कर देखना, घूर कर देखना किसी को, जैसे घूर कर हम देखते हैं, एक टिकी टिकी लगाकर घूर कर देखना। गेज वहां पे यूज होगा कि जिसको देखते जाए, एक आदमी को घूर कर देखते जाए, गेज। अभी स्टायर है माथे पे बल डाल के देखना, यानी गुस्से की निगाह से देखना, किसी को गुस्से से देखना जो है वो स्टायर आ जाता है। उसके आगे आता है बी होल्ड। बी होल्ड है, ये अप होल्ड नहीं है। होल्ड का मैंने क्या होता है, जैसे होल्ड का मैंने है पकड़ना, होल्ड का मैंने तो पकड़ना आ जाता है, लेकिन बी होल्ड का मैंने जब बी लग गया इसके साथ, उसका मैंने चेंज हो गया। इसका मैंने है प्यार से देखना, प्यार से देखना, किसी को प्यार की निगाह से देखना बी होल्ड होता है। होल्ड का मैंने पकड़ना है। इसके आगे हम लगाएंगे, अगर इसको आगे चेंज करते जाएंगे, होल्डर पकड़ने वाला, जैसे कहते हैं बल्ब होल्डर, हम बोलते हैं घर में। स्विच होल्डर, बल्ब होल्डर, होल्डर कहते हैं पकड़ने वाले को। होल्ड का मैंने पकड़ना, होल्ड का मैंने रोकना भी है, होल्ड कर दो उसको। ये सब था कि इंग्लिश जो है वो क्या है।
इसका ये मुख्तसर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इंग्लिश जो है वो एक ज़ुबान है, ठीक है। जिस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें कुछ रट्टा लगाना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है, लेकिन बेस इंग्लिश सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखो कि ये है इंग्लिश बेस। इसमें जो है वो टेंस पहले नंबर पे आता है, टेंस ज़माना। इसके मुकम्मल लेक्चर होंगे, 12 लेक्चर होंगे इसके, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है एक्टिव पैसिव। अगर हम दो चीज़ें ये सीख लेना तो हम इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। और जब हम ट्रांसलेशन मेथड के ज़रिए जब सीखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, बनाते 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 हम इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हम खुद ब खुद बना सकेंगे, इसको बोल भी सकेंगे आसानी के साथ, मुश्किल नहीं होगी हमको। प्रैक्टिस से है ये मेन जो इसमें चीज़ आती है, वो आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमको सब कुछ आता जाएगा। टेंस और एक्टिव पैसिव में क्या डिफरेंस है वो हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या है, ठीक है। पहले नंबर पे टेंस आता है, दूसरा एक्टिव पैसिव, तीसरे नंबर पे आता है नरेशन। और चौथे नंबर पे जो बात आती है हमारी, वो आती है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि बोलने के तरीके, बोलने के आदाब क्या हैं, किस तरीके से हम अदा करेंगे, किस तरीके से हम कोई फिक्रा बनाते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको, उसमें क्या रूल हैं, ये ठीक है। पांचवें नंबर पे हम पास आती है वोकैबुलरी, तलफ़्फ़ुज़ात। वोकैबुलरी मेन, सबसे मेन चीज़ है वोकैबुलरी इसमें, कि एक इंग्लिश एक कोई लफ्ज़ है उसका हमको मैंने मालूम हो कि इसको क्या कहते हैं। मिसाल के तौर पे पाँव को क्या कहते हैं, हाथ को क्या कहते हैं, बोलना को क्या कहते हैं, सूंघना को क्या कहते हैं इंग्लिश में, गाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये है वोकैबुलरी। ये आपकी मेहनत पे होगा। ये जो चीज़ है वो आपकी मेहनत पे आती है। इसमें रूल नहीं होता, इसमें मेहनत होती है कि आपको उस लफ्ज़ का उर्दू मालूम है, उसकी इंग्लिश क्या होगी। जैसे कि हम कहते हैं कि हम गिरना, गिर गया कोई, गिरना की इंग्लिश क्या है? पंच। जैसे किसी को थप्पड़ लगाया, पंच, इंग्लिश में पंच कहते हैं। थप्पड़ लगाया स्लैप, किसी को मुक्का मार दिया पंच, किसी को ठुड्डा मार दिया किक। ये चीज़ें हमको इंग्लिश में, उनके उर्दू में हम सोचते हैं तो इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करने के लिए जो उसका मैनी है वो हमको मालूम होना चाहिए। ये वोकैबुलरी है, ठीक है। ये आपकी मेहनत पे होगी। ये आप जितनी मेहनत करते जाएंगे इसको उतने ही आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। इंग्लिश के आपको मैनी का पता चलता जाएगा कि इसको इंग्लिश में ये कहते हैं। जब ये आपको समझ में आ जाएगा, फिर इन 4-5 चीज़ों को जो आप समझने, इनके रूल जो आपने समझे होंगे, इन वोकैबुलरी को इनमें जब ढालेंगे तब आपकी इंग्लिश सेट हो जाएगी। आप इंग्लिश आसानी से समझ सकेंगे। पहले आप लिखना सीखेंगे। पहली चीज़ इसमें आ जाती है राइटिंग स्किल्स, क्योंकि सारी ज़िंदगी हमने इस तरीके से की है। राइटिंग स्किल्स, जब राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत एक्टिव हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, फिर आपकी आ जाएगी स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स जो है उस वक्त बेहतर होती है जब राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड नहीं हम कर रहे। डायरेक्ट मेथड के लिए माहौल चाहिए आपको, ऐसा माहौल चाहिए जो आपके साथ बोल देते हैं। जैसे फॉरेन कंट्री में हम जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं, कनाडा में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके लोग हमसे डायरेक्ट इंग्लिश बोलते हैं। वो हमको आती आती समझ आ ही जाती है कि क्या कह रहा है, फिर हम भी बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि माहौल मिल जाता है। वो होता है डायरेक्ट मेथड। क्या होता है? डायरेक्ट मेथड, यानी सीधा तरीका। यानी सीधे तरीके से सीखना। कोई इसमें हमको ग्रामर स्लैमर कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हम डायरेक्ट मेथड जब करते हैं, डायरेक्ट मेथड के अंदर भी हमको ये रूल जो हैं वो समझ में होने चाहिए। नहीं समझ में आते हैं तो फिर आप जब डायरेक्ट मेथड बोलना शुरू करते हैं, डायरेक्ट ही बोलना शुरू करते हैं, दिस इज कैट, दिस इज बेल, दिस इज आइकॉन, दिस इज फलां, दिस इज फलां, इसी वगैरह। जब एक दूसरे से बोलना शुरू करते हैं, टूटे फूटे जैसे भी हमको आएंगे, वो तो सही बोलते होंगे क्योंकि उनकी लैंग्वेज है। जब हम बोलना शुरू करते हैं हमको भी आस्ता आस्ता समझ लगने लग जाती है, हम फिर फ्लूटली बोल सकते हैं, लेकिन वक्त लगता है हर चीज़ में, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट मेथड। हम सीख रहे हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो कि हमारी कंट्री में है। यहाँ पे डायरेक्ट कोई समझाता नहीं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड।
ठीक है, ये चीज़ से हम सीख रहे हैं क्योंकि हमारा माहौल ये है। और उसके बाद क्या होता है, ये चीज़ें जो आपको मैंने लिख कर दी हैं, इनको अगर आप समझ जाओ तो आप इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो। वोकैबुलरी में ही वर्ब्स की फॉर्म आती हैं, वर्ब्स। वर्ब्स की फॉर्म, वर्ब्स क्या होता है, जमाना। जैसे कि होता है, हो गया, होगा, ये तीन चीजें इसमें आती हैं। या हो रहा है, पहली फॉर्म को कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड को कहते हैं, दूसरी कहते हैं सेकंड, और तीसरी को थर्ड, चौथी को कहते हैं पार्टिसिपल, आईएनजी वाली। मिसाल के तौर पे गो है, जाना, ये मौजूदा ज़माना है जो हो रहा है, जाता है, जाती है, जाते हैं, जो भी है। इसको गया यानी कि चला गया, कोई चीज़ गुजर गई, हो गया, उसको हम वेंट। ये भी हमको याद रखना पड़ेगा कि पहली फॉर्म अगर गो है, जाता है, गया है, तो उसकी दूसरी फॉर्म का मीनिंग होता है शक्ल, वर्ब्स ऑफ फॉर्म, यानी उसके अमल की शक्ल। क्या शक्ल है, मौजूदा दौर की शक्ल है, या गुजरे हुए दौर की शक्ल है, या आने वाले की, यानी थर्ड यानी फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर, वेंट, तीसरी आ गया गॉन, और चौथी फॉर्म जो होती है वो ये होती है कि पहली फॉर्म को उठा के यहाँ पे उसके साथ आईएनजी लग जाता है। ठीक है, ये हो रहा है, रहा रही के मैंने में आता है आईएनजी जब लगता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, थर्ड फॉर्म, तीसरी शक्ल, यानी कि एक वर्ब है अमल। वर्ब का मैंने होता है अमल, काम करने का कोई भी अमल। अमल जो है वो कौन सा है, मौजूदा दौर में है, गुजरे दौर में है तो वेंट आएगा, गुजर गया, आने वाले दौर में आएगा तो गॉन आएगा, यहाँ हो रहा है तो फिर क्या आएगा, गोइंग आएगा, आईएनजी आएगा। ये बात को समझने की कोशिश करूँगी, ये आगे लेक्चर में हम सब कुछ समझाएंगे, लेकिन आपको बेसिक का एक टॉपिक मैंने समझा दी कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इन पर अगर आपको 4 चीज़ों पे अबूर हो जाता है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं जैसे आर्टिकल्स हैं, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा, आर्टिकल्स, वोवल्स, ये वो बहुत कुछ है इसमें, वो तो लेक्चर में हम करेंगे। लेकिन मेन ये 4 चीज़ें जो हम सीख लें तो हमको इंग्लिश के तमाम रूल्स आ जाएंगे। हमने इसको प्रैक्टिकली सीखना है, थियोरेटिकली नहीं, रट्टा नहीं लगाना, प्रैक्टिकली। और सबसे मेन चीज़ बाद में आती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आपको लफ्ज़ का मीनिंग सिखाएगी, ये आपको तरीका बताएगा कि यहाँ पे आपने क्या लगाना है, यहाँ पे रूल क्या है, यहाँ पे क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रोफेसर सलमान शाह। और एक आपको बात बताता चलो, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो इंग्लिश के हवाले से प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका वेट करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको इंग्लिश के हवाले से, 8 क्लास से लेकर MA तक कोई भी प्रॉब्लम होती है, मुझसे किसी भी तरह का कोई भी आपको हेल्प चाहिए, नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, व्हाट्सएप हमारा एक ही नंबर पे है, हमारा नंबर एक ही है, वो आपको नंबर हम बता देते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम हो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए ये है 0304 143 1234। अगर कोई हमारी पाकिस्तान की कंट्री से बाहर मुझे कोई कॉल करना चाहता है तो उसके साथ आप ये लगाएंगे 0092, ये साथ में लगा देंगे इंटरनेशनल के लिए, ये साथ में लगाएंगे तो फिर नंबर हमारा बन जाएगा इस तरीके से 0092 304 143 1234। ठीक है, ये इंटरनेशनल, अगर पाकिस्तान से बाहर कोई हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है तो इस तरीके से ये नंबर फीड करेंगे या कॉल करेंगे, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी इस नंबर पे हमारा है, व्हाट्सएप भी है हमारा, फेसबुक और हमारा ट्विटर, हमारा इंस्टाग्राम सभी इसी नंबर पे है, एक ही चैनल पे, जो कि है प्रोफेसर सलमान शाह गिलानी, प्रोफेसर सलमान शाह। ऑनलाइन इंग्लिश टीचर, ऑनलाइन इंग्लिश प्रोफेसर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए, जल्द ही हम नई वीडियो अपनी अपलोड करते रहेंगे। अभी हम इंग्लिश के हवाले से सबसे पहले शुरू करेंगे टेंसेस को। पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा, टेंसेस आएगा, जो कि मैंने पहला टॉपिक आपको बताया। टेंसेस के 12 लेक्चर होंगे, 12 या 13 लेक्चर। इन लेक्चरों को अगर अच्छी तरह समझ जाए तो दुनिया का कोई भी टेंस आपको मुश्किल नहीं लगे। तो आपके लिए हम चाहते हैं इजाज़त, खुदा हाफिज़, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।